Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपका अपना चैनल JPN24 चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त नारायण सिंह चंद्रवंशी। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो वीडियो बनाने वाला हूं, ये वीडियो आपको राजनीतिक और सामाजिक से जुड़ी जानकारी इसमें दूंगा। जो बिहार विधानसभा 2020 जो इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ सामाजिक जानकारी भी इसमें आप लोगों को दूंगा। इसलिए हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक आम आदमी की आवाज़ को आगे तक बढ़ाने में आप मदद करें। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो हमारे पास आए हुए हैं सन ऑफ चंद्रवंशी मनोज सिंह, जो RJD के जिला युवा सचिव भी हैं और सामाजिक ग्रुप जो AICA उनका जिला अध्यक्ष भी हैं। तो मैं इनसे आज बहुत जानकारी जो इकट्ठा मैं कर रखा हूं और मैं अपना टॉपिक जो है इनसे पूछने वाला मैं लिख भी दिया हूं कि क्या क्या चीज़ पे बात करूंगा। टॉपिक इनका सारी टॉपिक पे मैं इनसे जवाब लूँगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोज जी, आप अपना जो परिचय है आप दीजिए। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, उनको आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। JPN24 चैनल के माध्यम से आज मैं मनोज सिंह चंद्रवंशी, जिला युवा सचिव राजद सह ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, आपका जो भी सरकार से संबंधित, समाज से संबंधित, विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी बात होगा उसके मुख्य रूप से मैं प्रयास करूंगा कि आम आवाम को सही जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले मैं आपसे राजनीतिक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आनंद सर का भाई प्रणव कुमार कुर्था विधानसभा से RJD से उनको सीट मिलने का कंफर्म है। तो हमारे ज़रा इनके बारे में बताइए। और कितने लोग, तो मैं कई बार गया हूं तो आनंद सर का नाम कहते हैं कि कौन है आनंद सर। तो आज आनंद सर के बारे में भी और प्रणव कुमार उनके भाई जिनको टिकट मिलने वाला है उनके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ का जो राजनीतिक पेच है कैसे होगा, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, इस बारे में आप ज़रा बताइए। सबसे पहले कि महागठबंधन की तरफ से कुर्था विधानसभा क्षेत्र से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी के भाई प्रणव कुमार जी, जो इन्हीं के देखरेख में सुपर 30 का कार्यक्रम होता है और इन्होंने अपने अथक प्रयास से महागठबंधन के रूप में उम्मीदवारी प्राप्त करने का प्रयास किए हैं और अनुमान है, पूरी सही जानकारी है कि प्रणव कुमार जी को कुर्था से विधानसभा से सीट दे दिया गया है। अब मैं बताना चाहता हूं कि प्रणव कुमार हैं कौन। प्रणव कुमार एशिया के महान गणितज्ञ आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, जो गरीब गुरबा, असहाय, पीड़ित, वंचित, किसी भी बेरोजगार, जो गरीबी से बिलोंग करते हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो इंजीनियर, SP, DSP बनना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट को आनंद कुमार जी सुपर 30 के माध्यम से IIT कराने का कार्य करते हैं। उस सुपर 30 के देख रेख का कार्य
प्रणव कुमार जी ही करते हैं, जो उनका छोट भाई हैं, आनंद कुमार जी का छोट भाई है। फिलहाल अभी उनको राजनीतिक में एंट्री हुई है और आरजेडी से, महागठबंधन के तरफ से, कुर्था विधानसभा क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अभी घोषणा नहीं हुई है, पर यह कन्फर्म है कि कुर्था से प्रणव कुमार जी को ही मिलेगा। अब बात यहाँ आता है नारायण जी कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र जो है वो भूमिहार, यादव और कोयरी जाति के बहुल क्षेत्र है। इससे पूर्व में सतदेव कुशवाहा जदयू के वहां से 2 बार विधायक रहे हैं और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद, कॉमरेड जगदेव प्रसाद भी, जिनका कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से प्रणव कुमार जी को महागठबंधन का उम्मीदवार भावी उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो मैं ये बता दूं कि वहाँ से उनका जो टिकट है वो मिला जु करके वो जीत में परिवर्तित होगा, क्योंकि जब भी महागठबंधन का कहीं जो उम्मीदवार दिया जाता है वो सभी रूप से, सभी अंग से परख करके, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उम्मीदवार को समझा परखा जाता है, तभी उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो जीत का महला पहनेंगे और विधानसभा के सदस्य बनेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, महागठबंधन का अनुमान है, आरजेडी का अनुमान है। इसलिए प्रणव जी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका मिलता है और उनकी जीत हो, क्योंकि ऐसा शिक्षा से जुड़ी जितना वो मेहनत किए हैं और शिक्षा अगर लाना है, शिक्षा की क्रांति लाना है, तो उनको ऐसे ऐसे ही टिकट मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को ही मिलना चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप बताइए कि प्रणव कुमार वहाँ से क्या किस तरह से जीत अपना हासिल करेंगे, या किस तरह से कुछ बताइए इनके बारे में शॉर्ट में। प्रणव कुमार जी एक शिक्षक हैं, उन्होंने सुपर 30 की जितने भी छात्र आज अपना भविष्य बना चुके हैं, उन सब को भविष्य बनाने में प्रणव कुमार जी का अहम रोल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रणव कुमार जी के आने से हमारा जो आईटी सेक्टर है, हमारे संगठन का, हमारे महागठबंधन का, और जो शिक्षा का क्षेत्र है वो डेवलप करेगा। उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, जो बच्चों को किस तरह से सफलता का सीढ़ी चढ़ाया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, बच्चों किस तरह से अपने भविष्य को सफल बनाने में सक्षम होंगे, ये सारा अनुभव प्रणव कुमार जी के पास है। इसलिए मैं चाहता हूं, अभी से ही मेरा अनुमान है, एक छोटा कार्यकर्ता का अनुमान है कि यदि प्रणव कुमार जी जीतेंगे तो बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। मेरा एक गेसिंग पॉइंट है, ऐसा हमें पार्टी से और करीबी सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि यदि प्रणव कुमार जी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो उनको शिक्षा मंत्री का भी ऑफर मिल सकता है, इसलिए कि वो महान गणितज्ञ, एशिया के महान गणितज्ञ आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी का भाई हैं। और जितना आनंद कुमार जी टैलेंटेड हैं, जितना मेधावी हैं, जिस तरह से दुनिया में बिहार का नाम गौरवशाली किए हैं, उसी तरह से प्रणव कुमार भी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जीत करके और विधानसभा में शिक्षा क्षेत्र के, बिहार को शिक्षा क्षेत्र से उबार करेंगे। और जो नीतीश कुमार की जो लड़खड़ाती हुई नैया है शिक्षा का, जो देहात से लेके हर जगह पर फेलवर हो चुका है, जितना भी स्टूडेंट हैं वो त्राहिमाम हैं, जितना भी गरीब गुरबा के छात्र जो पढ़ाई लिखाई आज 6 वर्षों से 7 वर्षों से करके बिहार पुलिस, होमगार्ड, दरोगा, ये सब की जो तैयारी किए हैं, और उन सभी छात्रों को जो नीतीश कुमार की दंशता झेलने पड़ रही है, इसका जवाब बिहार के नौजवान इस बार कुर्था विधानसभा क्षेत्र के
प्रणव कुमार जी को जिता कर ही दम लेंगे और उनको विधानसभा में जीत की माला पहना करके ही दम लेंगे। इसलिए मैं प्रणव कुमार जी को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार का डूबती नैया, हालांकि वो 15 साल राज कर चुके हैं, उनकी भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी, इतना भी हल्के में नीतीश कुमार को नहीं लेना चाहिए। ऐसे आप आरजेडी के जो आप सचिव हैं, आरजेडी जिला सचिव हैं, तो आपको अनुभव है कि आप किस तरह से नीतीश कुमार को चाह रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये भी तो है कि जो उनका जो इंजीनियरिंग वाला जो दिमाग है वो कई तरह की बात हो। हालांकि इस बात पर मैं बाद में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं दूसरा टॉपिक पे आता हूं। चिराग पासवान के जो आपने समाचार भी सुना होगा, कभी अमित शाह से मिलने चले जाते हैं, कभी बीजेपी से मिलने चले जाते हैं, और इधर नीतीश कुमार का जो है इस तरह से नीतीश कुमार को ना मिल के कहीं और से मिलने चले जाते हैं। इनका सारी जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है क्या, आखिर इस तरह से चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो चिराग पासवान बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती, और चिराग पासवान जो नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किए हैं, उनकी मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई बार उन्होंने अपनी बात को नीतीश कुमार के खिलाफ रखा है। इससे साबित होता है कि जो गठबंधन है एनडीए का, उसमें चिराग पासवान खुश नहीं है, और बीजेपी भी यही चाहती है। बीजेपी ये चाह रही है जरूर कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं दाल में काला है। बीजेपी चाहती है कि लोजपा हमारे साथ रहेगी, और साथ में अपना सीट दे करके भी उसको एनडीए में रखेंगे चिराग पासवान जी को। और जब दोनों गठबंधन में तीनों मिल करके, मांझी जी भी आ गए हैं, और ये सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अब यदि बीजेपी का ये सोच होता है कि मैं 100 सीट पर लड़ूंगा और 30 से 35 सीट 36 सीट देने के लिए, आज का न्यूज है कि 36 सीट देने के लिए बीजेपी तैयार हो गए हैं। वो एनडीए के घटक दल के रूप में लोजपा को रखना चाहते हैं और 36 सीट देने के लिए तैयार हैं। वो किसी हालत में बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती। और क्यों रखना चाहते हैं? आखिर चिराग पासवान जी को क्यों रखना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। कारण है, बीजेपी चाहती है कि मैं खुद बीजेपी और चिराग पासवान यदि बहुमत मिला तो चुनाव बाद हम दोनों मिलकर के वहां सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार जी को साइड कर देंगे। उनका सोच ही है, दाल में काला ही है बीजेपी का, क्योंकि वो चिराग पासवान को किसी हालत में त्यागना नहीं चाहते। क्योंकि कृषि बिल के पारित होने के बाद अकाली दल उनका साइड हो गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना साइड हो गई है, तो उनका किरकिरी बनी हुई है। और फिर से लोजपा के रूप में एक और घटक दल एनडीए से बाहर हो जाए, ऐसा जोखिम बीजेपी नहीं उठाना चाहती। भाजपा के शीर्ष नेता में ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते, और उन्होंने एक और प्लान बनाया है कि यदि चिराग पासवान साथ में रहेंगे तो बीजेपी का सीट और चिराग पासवान लोजपा का सीट मिला करके यदि बहुमत का आंकड़ा हम लोग को प्राप्त होता है तो फिर नीतीश कुमार जी को साइड कर देंगे और बीजेपी और लोजपा मिल करके वहां सरकार बनाने का भी उम्मीद पाले हुए हैं। पर ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी और नीतीश कुमार जी का नैया डूबेगी और सरकार परिवर्तन होगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, यानी कि तेजस्वी सरकार आना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लोग समझ भी गए होंगे और उन पे ही निर्धारित है कि अब किनकी नैया डूबेगी, किनकी उभरेगी, किनकी होगी जीत, क्या होगा, ये तो हमारा जो लोग हैं, जनता लोग हैं, वही निर्णय करते हैं। अब मैं आपसे तीसरा टॉपिक पे आता हूँ। क्या आपका ही पार्टी आरजेडी जो टिकट बंटवारे में जो पेच लगा हुआ है और जिस तरह से
जो इतनी प्रक्रिया हो रही है आपस में, कितने कह रहे हैं कि लालू यादव रहते तो ऐसा नहीं होता, ये तेजस्वी जी मनमानी कर रहे हैं या तो तेजस्वी जी कि किसी और के कहने पे चल रहे हैं। तो ये आपकी ही पार्टी जो है आरजेडी, इसमें आप ज़रा कंफर्म कीजिए कि ये सारा मामला जो ख़त्म हो गया कि अभी पेच कांग्रेस में और आरजेडी में ऐसे चल रहा है। सबसे पहला बात है कि हमारे सर्वमान्य नेता लालू जी ने महागठबंधन का निर्माण किया था। उस समय नीतीश कुमार जी हमारे साथ में थे और हम लोग कई पार्टियां मिल करके महागठबंधन का निर्माण किया था। हमारे नेता का उद्देश्य और मिशन यही था कि जितने भी गैर भाजपा दल जो हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां आज देश पे हावी है, जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में संप्रदाय को लड़ाने का काम करती है, किसानों को डार्क में रखने का काम करती है, नौजवानों को डार्क में रखने का काम करती है, बीजेपी के इस नीति से परेशान होकर के जितने भी सामान्य विचार के जो राजनीतिक पार्टियां थी उसको मिलाकर के महागठबंधन बनाई गई थी। अब महागठबंधन में कुछ ऐसे भी घटक दल थे जिनको केवल सीट से मतलब है। वो ये नहीं चाहते कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए यदि कल बीजेपी गलत थी, कल नीतीश कुमार जी गलत थे, आज सही कैसे हो गए। यदि उनका मायने रखता था उपेंद्र कुशवाहा जी के, हमारी संगठन 12 सीट उनको देने के लिए राजी हो गई थी। यदि वो समान विचारधारा के सहमत थे तो उनको महागठबंधन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जीतन राम मांझी को समान विचारधारा के लोग थे तो महागठबंधन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। देखिए भाकपा माले एक मजदूर किसान वर्ग के मसीहा है, हरदम मजदूर किसान के लिए लड़ते रहते हैं। आज ताजा खबर है, करीबी सूत्रों का मानना है कि करीब माले से जो लेफ्ट पार्टियां हैं उससे गठबंधन तैयार हो चुकी है। करीब करीब जो कांग्रेस का भी जो मैसेज था, करीब करीब 65 सीट 58 सीट कहा गया था, लेकिन आरजेडी भी अपना, हमारे आला कमान ने अपने जिद को छोड़ा और कांग्रेस भी अपने जिद को छोड़े। वो 75 से नीचे आए। हम लोग भी उनको, क्योंकि केंद्र में भी उनकी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और यदि हम लोग मिल करके लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम जनता के आम के विचार पर खड़ा उतरेंगे। इसलिए 65 सीट देने का फैसला लिया है। कांग्रेस को 65 सीट दिया जाएगा, माले को करीब करीब 15 से 20 सीट ऐलान कर चुका है पार्टी। दीपंकर भट्टाचार्य से बात हो चुकी है। मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने दीपंकर भट्टाचार्य जी को 15 सीट देने के लिए सहमति हो गए हैं। पर जहां तहां जो दीपंकर भट्टाचार्य जी का कहना था कि जहां जहां मेरा क्षेत्र, जहां पे बहुल क्षेत्र है माले का, वो कुछ बढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे थे। तो यही मान के चलिए कि 18-20 या जो भी हो 15 प्लस में कम्युनिस्टों को भी साथ में लाया जा चुका है। हमारे नेता जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि जितने समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो हम महागठबंधन में अपना समर्थन विचार रखते हैं, महागठबंधन के तले बिहार के जरवादी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो ये आप पूरा कहना चाहते हैं कि महागठबंधन में अब कुछ मतलब कि पेच नहीं है, क्लियर हो चुका है। क्लियर है। चलिए, महागठबंधन में कोई पेच नहीं है। कांग्रेस को करीब करीब 60 से 65 सीट दे दिया गया है। माले को, कम्युनिस्ट पार्टियों को 15 से 20 सीट करीब करीब सहमति बन चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीट और वीआईपी को 5 से 8 सीट पर सहमति बन गई है। और कुल मिलाकर के महागठबंधन बन के तैयार है। सभी सीटों का घोषणा 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। इसलिए महागठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को
जीतने के लिए कमर कस ली गई है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार 2020 में बिहार में बनेगी। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। चलिए बहुत बहुत ये तो अब मैं आता हूं आपके सबसे पहले, टाइम की हमारे पास कमी है, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां से आप युवा आरजेडी युवा सचिव है औरंगाबाद से, तो जो आपका ही क्षेत्र गोहसपुरा विधानसभा, वहाँ से किनको आने का, एक तरफ तो जेडीयू से कौन आएगा, महागठबंधन जो आरजेडी है, महागठबंधन में जितने भी लोग हैं उनकी कौन आएगा इस विधानसभा में, जरा इसके बारे में हमारे श्रोता लोग को बताइए कि गोहसपुरा से किनको सीट मिलेगा। जहाँ तक बात है हमारे गृह जिला औरंगाबाद का, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और गोह से करीब करीब भीम यादव भावी उम्मीदवार बनाए गए हैं। 1-2 दिन में उनका भी क्लियर हो जाएगा और भीम यादव गोह से आ रहे हैं। जहाँ तक एनडीए की बात है, तो एनडीए में अभी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। रणविजय जो पूर्व विधायक रणविजय सिंह थे, उनके कुछ करीबी का कहना है कि जेडीयू का यहाँ सीट रहेगा, और क्योंकि बीजेपी का ये सिटिंग सीट थी और रणविजय कुमार को हरा करके मनोज शर्मा जीते हुए प्रत्याशी है, इसलिए मनोज शर्मा के करीबी गुटों का कहना है कि मनोज शर्मा का 5 तारीख के नॉमिनेशन का डेट भी तय किया गया है। तो मैं एनडीए के बारे में गो सीट के विषय में तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि महागठबंधन की ओर से भीम यादव गो से आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ, अच्छी वोटों के साथ। जो जनता में आक्रोश है, जो युवाओं में आक्रोश है, एक युवा मुख्यमंत्री बनाने का, एक सशक्त महागठबंधन को जनादेश देने का, इसलिए भीम यादव को यहाँ के गोह के जनता मन बना चुके हैं और भीम यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित रूप से उनको जीत का माला पहनाया जाएगा और जीत के माला के साथ विधानसभा में उनको भेजी जाएगी। मैं मनोज जी आपसे एक और भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो विधानसभा में किस समाज का कितना वोटर्स हैं और किस तरह से, अगर ये आपकी जानकारी है तो हमारे श्रोता लोग को भी बताइए। क्या है कि उससे हमारे जनता, जो हमारे श्रोता लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, वो पता कर लेते हैं कि इतना इतना सीट है, उससे भी खुद पता लगा लेते हैं कि किसकी डिग्री होगी, किसकी हार होगी। देखिए, सबसे पहला बात है कि गोह विधानसभा क्षेत्र में यादव बहुल क्षेत्र है। यादवों का यहाँ पर करीब करीब 65 से 70 हज़ार वोट, और जिस तरह से यादवों की संख्या है उसी आधार पर हमारे महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव जी, भीम यादव जी को उम्मीदवार बनाया है। और एक और फैक्टर यहाँ है कि जो माले है, जो अल्पसंख्यक है, जो माले कम्युनिस्टों का जो ये गो क्षेत्र है, काफ़ी संख्या में है। उनके कार्यकर्ता जो होते हैं वो स्टिक होते हैं, फाइटर होते हैं, वो कटर होते हैं, और माले का सहयोग रहेगा, अल्पसंख्यकों का सहयोग रहेगा। और ये जो बिहार की जैसा स्थिति बनी हुई है नीतीश कुमार सरकार के रीजन में, जिससे जुआ लोग उबे हुए हैं, गरीब गुरबा उबे हुए हैं, तो इस तरह से यादव बहुमूल क्षेत्र होने के चलते सेकंड में यहाँ भूमिहार जाति का वोट है, सेकंड में यहाँ भूमिहार जाति का वोट है, 65 से 70 हज़ार यादव जाति का वोट है। तो कुल मिला के यादव बहुल क्षेत्र होने के चलते भीम यादव का जितना यहाँ से करीब करीब नज़दीक बुझाता है। और इस लहर में जिस तरह से एंटी एनवेक्सी बनी हुई है नीतीश कुमार जी के प्रति,
ऐसे में मानता हूं कि भीम कुमार जी को इस वर्ष गोद से जीत का माला पहना दिया जाएगा। तो आप करें कि नीतीश कुमार जी ने तो रोड ला ही दिया, लाइन भी जल ही रही है। नीतीश जी ने विकास बहुत अच्छा किया है, हालांकि पहले से तुलना में तो नीतीश जी बहुत अच्छे किए हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, जब 2005 के चुनाव में नीतीश जी आए तो रोड के खराब हालत को जिक्र किया, बिजली का जिक्र किया, और इसी के जिक्र में बिहार के जनताओं ने 2005 में उनको जनादेश दिया। 2005 के बाद 2010 में चुनाव हुई, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने बिजली दिया, रोड दिया। तो ये दो चीज पर आप कितने वर्ष तक जनताओं से वोट मांगेंगे? 2005 का जमाना और 2020 का जमाना 15 सालों का अंतराल है। आपने इस 15 साल में दो चीज बढ़िया किया। एक रोड है, अभी रोड टूटी हुई है, अब तो खस्ती हालत हुई है। रोड भी इसलिए सुरक्षित और बढ़िया बन गया था क्योंकि 2004 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस का सरकार था उस समय, और उस समय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय देने का, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ देने का क्रियान्वयन किया था। इसके वजह से जो रोड की बिहार की रोड चमचमा रही है वो आरजेडी का ही देन है। यूपीए जो फर्स्ट में बनी थी उसका देन है, यूपीए 1 का देन है कि बिहार की रोड चमचमाने लगी। और जहाँ तक बिजली का बात है तो 2010 में भी नीतीश कुमार जी को जनादेश मिला। अब 2005, 2010, 2015 केवल बिजली और रोड पे आप कितने वर्ष तक शासन करेंगे? तो हालांकि तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, ये लाजमी है। आज देख लीजिए कि बेरोजगारी का जो आलम है मतलब किस कदर बढ़ गया है। मतलब कि उनको ये ना कि सिर्फ चुनावी वादा तो नहीं है ना कि चुनाव हुआ उसके बाद छोड़िए। जिस तरह से 15 लाख बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख डल जाएंगे आ जाने के बाद में, वैसा तो नहीं है ना इनका भी। देखिए ये भाजपा नीति के जो लोग हैं वो जुमलाबाज हैं, वो झूठ बोल के सत्ता में आते हैं। हमारे नेता कभी झूठ बोलते नहीं, जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करेंगे। यदि तेजस्वी यादव जी ने कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख नौकरियों को सृजन करने का वादा किया है तो मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि मेरी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा, 10 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। ये पूरी तरह से पक्का वादा है और विश्वास दिलाता हूं कि इन वादों पर जो काम है, इन बातों पर जो काम है वो तैयारी कर ली गई है हर क्षेत्र में। बहुत ठीक है, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। जब बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो बिहार वही न्यू बिहार हो जाएगा, क्योंकि हर पार्टियां इस तरह से आती है, कोई रोड बना देता है, कोई बिजली बना देता है, और रोज़गार मेन पॉइंट हमारा रोज़गार होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे बिहार के लोग दूसरे देश में जाते हैं, अगर तो पता चला गया कि कितने लाख लोग बिहारी प्रवासी हैं दूसरे राज्य में, तो चलिए कुछ तो नेताओं को बोलने को कुछ शर्म तो लगा ना उनको कि रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो 15 से 30 सालों में, 30 साल से 2020 तक 30 साल हो गए, 30-35 साल में कभी रोज़गार की बात नहीं किया गया। अब थोड़ा किया गया है। तो मैं मनोज जी से एक और भी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। यूपी में हाथरस रेप कांड, लड़की को जला दिया गया, तो क्या इस मुद्दे पे जिस तरह से जब जलाया गया था, न उसका पोस्टमार्टम क्या पता नहीं क्या हुआ, पुलिस ने ज़बरदस्ती जला दिया गया, तो जिस तरह से वहाँ पे जो प्रक्रिया ये हुई है कि रेप के बाद नहीं उसको परिवार को कुछ दिया गया, नहीं उनको परिवार को कुछ, वहाँ मीडिया तक नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे मीडिया तक के लोग के हटा दे रहे हैं वहाँ से। यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं राहुल गांधी, वो वहाँ पे गए, वहाँ पे उनको धक्का मार दिया गया, वो गिर भी गए थे। तो इससे क्या आपको इस बिहार के 2020 इलेक्शन और 2020 का जो इलेक्शन है
इस पे क्या फर्क पड़ सकता है क्या, दलित वोट या जिस तरह से भी? ये तो तय है कि केंद्र सरकार जो है वो तानाशाही सरकार है, वो जुमलाबाजों की सरकार है। गरीब गुरबा वंचित दलित पिछड़ी जितने भी लोग हैं उनको सताया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राम राज्य के जो वहम फैला रहे हैं जोगी जी कि मैं राम राज्य लाना चाहता हूँ, यही राम राज है कि एक दलित की बच्ची को बलात्कार किया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन मरोड़ दी जाती है, जीभ को काट ली जाती है। शर्म आना चाहिए। ऐसी ऐसी हरकत पे डीएम साहब का क्या प्रतिक्रिया आता है, वहाँ के प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आता है। एक बात हमें याद आ गया कि जिस देश में धर्म जात गोत्र के नाम पर न्याय किया जाता है, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। हाथरस रेप कांड, दलित बच्ची के बलात्कार पर मुझे एक दिनकर साहब की पंक्ति याद आ गई। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। अजी धंस जाए वह देश अतल में जहां गुण की नहीं पहचान, जाति गोत्र और धर्म के नाम पर पहचाने जाते हैं सुजान। जिस देश में जाति गोत्र और धर्म के नाम पर न्याय मिलेगा, वो देश का हालत क्या होगी, उस राज्य की हालत क्या होगी, उस जनता की हालत क्या होगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, बिहार के बारे में आप बात कर रहे थे, वहां तक तो कुछ मैं बताया, समझाया, जनता को बताया कि इस बार चुकना नहीं है। नीतीश और मोदी, जोगी, ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग राम राज्य के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राज्य और सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आने के बाद जाति आधारित न्याय देंगे, धर्म आधारित न्याय देंगे, वर्ग आधारित न्याय देंगे। आज देख लीजिए, सामने प्रमाण है। हाथरस के बाद बलरामपुर में घटना हुई, वहां भी रेप किया गया। उसके बाद बलरामपुर के बाद भदोही में घटना हुई, वहां भी एक दलित लड़की को हत्या की गई, जबकि उसका जांच चल रही है कि बलात्कार हुई कि न हुई। भदोही के पीड़ित लड़की के गार्जियनों का कहना है कि हमारी बच्ची के शौच के लिए गई थी करीब 7-8 बजे रात को, अब यहाँ के अपराधी तत्वों ने, लुचा लफंगों ने उसको बलात्कार के घाट उतार करके और उसको सर कुचल दिया, जिससे पहचान में नहीं आए। लेकिन पोस्टमार्टम हो रही है, उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा कि भदोही के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, राजस्थान में बलात्कार हुई। तो इस तरह से भारत की जो स्थिति है, परिस्थिति है, आज संविधान खतरे में है, बेरोजगार खतरे में है, देश खतरे में है। तो कैसे आप कहते हैं कि यहाँ पर एनडीए जो है वो फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएगी? नहीं, ये तो असंभव है। ये तो फैसला हमारे जनता लोग ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता देख रही है, समझ रही है। देख रही है, सबसे बड़ी जनता है, अब वो सबको पता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप से मैं यही चाहता हूँ कि आज जो है, अब मैं थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फिर मैं अगले नेक्स्ट टाइम में मैं किसी भी टॉपिक पे मैं मनोज जी से बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ बोल सकते हैं। मेरा कहने का कुल सारांश है, जनता जनार्दन को मैं बताना चाहता हूँ कि हे नौजवानों, हे अभिभावक, बुजुर्ग, माता बहनों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, बिहार के जनताओं के से, कि आप लोग यदि बिहार को, अपने बच्चे को, अपने समाज को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, खास करके मैं शिक्षा पे चोट करना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति शिक्षा के लेकर के है, बेरोजगारी के लेकर के है, ये दयनीय बना हुआ है। इसलिए मैं आप सभी माता बहनों, नौजवान साथी, छात्र लोग से आग्रह करूँगा कि आप लोग एकमत होकर के, गोलबंद होकर के
लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का महत्व को देखते हुए आप लोग महागठबंधन को सपोर्ट करें, अपना समर्थन दें और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के रूप में बनाने का सौभाग्य महागठबंधन को, आरजेडी परिवार को प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आप सभी जनताओं को अभिवादन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, मनोज जी आरजेडी के जिला सचिव हैं, तो बोलेंगे कि महासभा आरजेडी को ही दीजिए। और मैं आपसे कहूँगा, हमारे चैनल पे बहुत ऐसे तरह के लोग हैं जो, बस इतना मैं कहूँगा अपने JPN24 चैनल के माध्यम से कि आज 2 अक्टूबर है और इसी के उपलक्ष्य में मैंने जो भारत के बारे में, जो जितना भी इलेक्शन के बारे में मैंने बात किया, और मैं यही चाहूँगा JPN24 चैनल के माध्यम से कि जब भी आप वोट देने जाएं तो शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा। अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि एक रोटी कम खाओ या भूखे रह जाओ, लेकिन बच्चों को शिक्षा दो। इसलिए शिक्षा, जिस राज्य में शिक्षा का व्यवस्था सही रहती है उस राज्य में हर कोई अच्छा ही होता है। इसलिए आप सोच समझ के वोट दीजिए, चाहे आप जिनको भी दीजिए, जिनका सरकार अच्छा लगता है आपको, जो सही विकास और शिक्षा, उन्हीं को आप वोट दीजिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इन्हीं को वोट दीजिए, हालांकि आप दिल से वोट दीजिएगा, दिमाग से मत दीजिएगा। दिल ही आपको बताएगा कि क्या हम एक वोट देंगे तो एक वोट ही हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे का भविष्य बनेगा, और बच्चे का भविष्य हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे का भविष्य बने। इसलिए आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक आम आदमी का जो आवाज़ है, JPN24 चैनल आम आदमी की आवाज़ है, ये आम आदमी आवाज़ का आगे तक बढ़ाइए और हमारे चैनल को एक बहुत बड़ी समूह में लाकर खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं आपकी भी आवाज़ बन सकूं और एक गरीब का भी आवाज़ बन सकूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।